सो हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज स्वागत है आपका एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और बड़े सुंदर सुंदर बच्चे आए हैं आज क्लास में। ठीक है, तो सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या रहेगा अपना? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑल दो ये चैप्टर जो है ना, ये अपने आप में एक स्पेशल चैप्टर है। बच्चों को लगता है कि क्या सर पीछे के 5 चैप्टर्स जरूरी हैं अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताया जाएगा कि अगर आपको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, या फिर रिटायरमेंट, या फिर डेथ, ये सारे चैप्टर के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो भी आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो कवर कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम अकाउंटिंग की बात नहीं करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, कि बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है। देखिए ध्यान से देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते घूमते हैं इसको। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? ए और बी के बीच में एक पार्टनरशिप है, अब से उन्होंने उस पार्टनरशिप को चेंज किया। इट मींस पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या कर दी गई है? फाड़ दी गई है। अब एक नई डीड आ जाएगी तो पुरानी वाली पार्टनरशिप कहीं ना कहीं जो है वो खत्म हो गई है, मर चुकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इट मींस पार्टनरशिप डीड चेंज नहीं हो रही है, एग्रीमेंट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो बंद किया जा रहा है। ताले लगा के सब अपने अपने घर जा रहे हैं और अपना अपना पैसा लेके निकल लेंगे। तो ये सारा काम जो है ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की हम बात करें तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मीनिंग की या फिर डेफिनेशन की। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रेफर टू कंप्लीट क्लोज डाउन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, बिजनेस जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहता है। जबकि रिकॉन्स्टिट्यूशन की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक और नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसको क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट से होता है। ठीक है, जबकि फर्म का मतलब क्या होता है बेटा? बिजनेस से होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट क्लोज डाउन ऑफ बिजनेस है। Thus all assets are disposed and all the liabilities are paid off। तो सारी की सारी एसेट्स को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। या तो पार्टनर लेके चले जाएंगे या फिर मार्केट में उनको सेल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी कुछ पैसा आएगा उस पैसे से वो पैसा जिसका ना लौटा दिया जाएगा। लौटाने में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइडर्स का पैसा जो है अपन रिफंड करेंगे। रिफंड करने के बाद लास्ट में अगर कुछ बचा तो पार्टनर्स को मिल जाएगा, अदरवाइज अगर कुछ कम पड़ा तो हम उनको कहेंगे जाओ बेटा जी घर जाइए और लेके आइए और पैसा। Thereafter, the account of partners are settled and paid. A firm is dissolved under the following circumstances। अब क्या ऐसी बात हो जाती है? ठीक है, क्या ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें जो है अपना धंधा बंद करके घर जाना होता है? तो सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑल पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट। सेकंड, बिजनेस बिकम अनलॉफुल। ठीक है, इसके अलावा ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स से वन बिकम इंसॉल्वेंट। चौथा जो यहां पे रीजन होता है अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो 1 to 1 देखते हैं। सबसे पहले सारे के सारे पार्टनर बैठे टेबल के ऊपर, भाई रीजन क्या हो सकता है? और सबने डिसाइड क्या किया? डिसाइड ये किया कि भाई बिजनेस जो है ना बंद कर देते हैं। कोई मतलब नहीं है, रोज की रोज यहाँ पे आ रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं, पैसा भी लगा रखा है, प्रॉफिट कुछ हो नहीं रहा है, या फिर उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा होगा, या कोई बेटर ऑप्शन उनके पास होगा। ठीक है, तो म्यूचुअली चाहे तो पार्टनर सारे के सारे अगर एग्री हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा सकता है। सेकंड यहां पे हो जाता है बिजनेस बिकम अनलॉफुल। ये कंपलसरी डिसोल्यूशन है। क्या है ये? कंपलसरी डिसोल्यूशन। यहां पे पार्टनर न चाहे तो भी बिजनेस बंद करना पड़ेगा अगर आपका बिजनेस क्या है? अनलॉफुल है। ठीक है, चोरी डकैती करते हैं या फिर कोई फिरौती का काम करते हैं या सुपारी लेते हैं, किसी को उड़ाते घूमते हैं, तो इस टाइप का अगर कोई भी बिजनेस होगा तो वो कानून की नज़र में क्या है? अनलॉफुल है। तो ऐसा बिजनेस आप रन नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट की तरफ से आपके पास ऑर्डर आ जाएगा या फिर गवर्नमेंट जो है आपको बिल्कुल बैन कर देगी। ऐसे बिजनेस बेसिकली अलाउड ही नहीं है। तो किसी को कहने की क्या जरूरत है? ऐसा धंधा तो बंद ही होना चाहिए, ताले ही लगने चाहिए उसके ऊपर। तो बिजनेस अगर आपका
अनलॉफुल है तो ऐसा बिजनेस आप नहीं कर सकते। उस केस में अगर आपने पार्टनरशिप कर भी रखी है तो ऑल दो अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, बुक्स हमें क्या कर रही है, बिजनेस अनलॉफुल है, उस सिचुएशन में डिसोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपको याद हो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, तो वहां पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या बताई थी? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स फ्रॉम ए लीगल बिजनेस। क्या था वो? लीगल बिजनेस। तो लीगल बिजनेस होगा तभी तो पार्टनरशिप होगी, अगर इलीगल बिजनेस है तो पार्टनरशिप ही नहीं है। बट मान लो लीगल बिजनेस था लेकिन एक्टिविटीज जो है वो अनलॉफुल वो करने लग गए, कुछ ना कुछ ऐसा काम करने लग गए जो कानून की नजर में क्राइम है, तो उस सिचुएशन में आपको बंद करना पड़ेगा। ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स से वन बिकम इंसॉल्वेंट। समटाइम क्या होता है, धंधा बढ़िया है, मस्त है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन पार्टनर्स की जो पर्सनली आदतें हैं वो खराब हैं और कर्जा इतना कर लिया है उन्होंने कि कोर्ट में जाके उनके चाहने वाले, मतलब जिन लोगों से इन्होंने पैसा ले रखा है, उन्होंने जाके कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि कोर्ट जज साहब, माय लॉर्ड साहब, हमारा पैसा जो है इनसे वापस दिलवा दीजिए। और कोर्ट वहां पे कह रहा है कि हाँ भाई इनका पैसा जो है आप वापस करो। उसने कहा मैं कहाँ से करूँ, मेरे पास है ही नहीं है। घर बेच दो, जमीन बेच दो, गाड़ी बेच दो, सब कुछ बेच दिया कोर्ट ने और पेमेंट कर दिया। पेमेंट मान लो कंप्लीट नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, उसके माथे के ऊपर एक सील लगा देगा, माथे पे नहीं लगाएगा बेसिकली। कॉमन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आएगा कि इस बंदे को इस डेट से हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। इस आज की डेट के बाद अगर कोई भी बंदा इस बंदे के साथ कोई भी एग्रीमेंट करता है तो वो खुद उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कोर्ट के पास आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। तो एक बार किसी बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप तो खुद अपने आप में सर एक एग्रीमेंट है। एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो बिजनेस बंद करने की कहाँ जरूरत है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे बात क्या कही गई है, या तो सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या फिर सारे हो गए एक्सेप्ट वन। अब अकेला बंदा तो पार्टनरशिप नहीं चला सकता ना, अकेला बंदा जो बिजनेस चलाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कहेंगे उसको, सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। तो अगर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं या फिर सारे एक को छोड़ के इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप जो है, फर्म जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बिजनेस जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट समटाइम कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है कि आप इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो, बट एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो एक बिजनेस है, एक फर्म है, वो क्या कर रही है, रेगुलर बेसिस पे चल रही है, एम्प्लॉइज का टीडीएस जो है वो रेगुलर बेसिस पे डिडक्ट कर रही है, बट गवर्नमेंट को जो टीडीएस है वो सबमिट नहीं करवा रही है, डिपॉजिट नहीं करवा रही है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, मान लो किसी एम्प्लॉय ने जाके कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भाई साहब मेरा टीडीएस तो काटा जा रहा है लेकिन यहाँ तक आप तक पहुँच नहीं रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, स्क्रूटनी आएगी बेसिकली उनकी, और वो पहुंच जाएंगे बिल्कुल छापा मारने आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां पे पूरा वो पता करेंगे। उनको लगा कि हाँ सच में ऐसा कुछ है यार, गवर्नमेंट का पैसा खा के आप जिंदा कैसे रह सकते हो, ऐसे बिजनेस को तो बंद कर देना चाहिए। तो वो कोर्ट तक पहुंच जाएंगे और विद हेल्प ऑफ कोर्ट वो आप तक एक समन भेज देंगे, एक नोटिस भिजवा देंगे कि इस बिजनेस को बंद कीजिए। ठीक है, तो सम टाइम ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ इलीगल कर रहे हो बट आप कुछ ऐसा कर देते हो जो कानून की नज़र में गलत है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो डिसीजन लेता है कि नहीं, ऐसे लोगों को बिजनेस करने का कोई हक नहीं है, इनके बिजनेस को क्या कर दो, बंद कर दो, ताले लगा दो। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो ऐसे और बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से क्या हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो हमें बंद करनी पड़ती है। तो पार्टनरशिप फर्म बंद करो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बंद करो, चाहे आप कंपनी बंद करो, बात तो वैसी सी है। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट पार्ट। 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1 नंबर जो है आपको पक्का पक्का सीबीएसई देने वाली है। अगर आपको ये कंप्लीट चीजें समझ में आ गई होगी तो पक्का आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों को चीजों को देखिए आप, ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली और ये क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो एक तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पीछे अपन ने चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 4 चैप्टर अपन ने कवर किए थे। चेंज इन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। चारों के चारों चैप्टर में क्या हो रहा था,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रहा था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का मतलब क्या है, आपके बीच में जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट चेंज हो रहा था। तो पुराना एग्रीमेंट जो है वो हटा दिया जा रहा था और उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा था किससे, नए एग्रीमेंट से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं इसको हम, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो पुराने जो भी नियम कायदे कानून पे आप एग्रीड हुए थे वो हटा के आपने उनको रिप्लेस कर दिया नए नियम कायदे कानून के साथ, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। और इसको आसान बना देते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग थे, एक सोसाइटी में रह रहे थे और उनके बीच में रूल था कि भाई कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरा प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे बना रखा था उन्होंने, अगर ऐसा कुछ करेगा तो इतने रुपए का फाइन है एटसेट्रा, जो भी कुछ उनके नियम कायदे कानून चल रहे थे। तो वही उनके लिए क्या था, उनका लॉ था, ठीक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन था। अब उन्होंने कहा कि यार सम टाइम ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ऐसा कुछ करना पड़ता है हमें। तो उन्होंने क्या किया, पुराने एग्रीमेंट को फाड़ा और एक नया स्टैम्प पेपर लिया और फिर से नए नियम कायदे कानून बना दिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी टाइप का चेंज होता है विद हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन, सर्कुलर, गाइडलाइन, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा ही है पार्टनरशिप के डीड में, अगर किसी टाइप का आप चेंज करते हैं तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट में अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन। इन अदर वर्ड्स हम उसको ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ पुराना एग्रीमेंट जो है उसको हटा दिया है हमने। इट मीन्स पुरानी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो चुकी है, उसका लिक्विडेशन हो चुका है, या कह दीजिए डिजोल्यूशन हो चुका है। तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि एग्रीमेंट चेंज हुआ, इट मीन्स फर्म जो है वो कंटिन्यू है, बिजनेस अभी जिंदा है, ठीक है, बिजनेस निकल के आएगा, अभी हम जिंदा है। जबकि पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन होगा तो वहां पे बिजनेस क्या हो जाता है, कंप्लीटली जो आपका बिजनेस है वो खत्म हो जाता है। अब एग्जाम में क्या लिखेंगे हम, प्रॉपर एक लैंग्वेज तो चाहिए हमें लिखने के लिए। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं आपको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। पहला, टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस बंद हो जाता है, द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। आ गई बात समझ में, खत्म नहीं होता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में क्या होता है, बिल्कुल जी सर, बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा, सारा सामान बेच दिया जाएगा, बेच के जिसका भी पैसा है उसको लौटा दिया जाएगा, जय राम जी की, सब अपने अपने घर। सेकंड, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो आता है सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैसे होता है, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है ना, तो हमने देखा था ये इसका नाम है चिंटू, क्या नाम है, चिंटू, ठीक है, और ये है गोलू। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था कि दोनों भाई जो है ना बराबर बराबर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन आफ्टर सम टाइम चिंटू ने कहा कि मेरे एफर्ट ज़्यादा है, मेरी स्किल्स ज़्यादा है, मेरी कैपिटल ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, तो मैं बराबर क्यों लूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया 2:1 में बांट लेंगे, चल अब से अपन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब इस सिचुएशन में क्या बिजनेस की सारी एसेट्स बेचना जरूरी है, नहीं सर, कुछ ही बेचने की जरूरत नहीं है, बिजनेस तो कंटिन्यू है ना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पे गोलू बोले कि देखो अब से पीएसआर चेंज हो रहा है, वहां तक मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बिजनेस के ऊपर जो राइट था, आज से पहले जो भी कुछ हम लोगों ने अर्न किया था, जो भी कुछ हम लोगों ने कमाया था, उसके ऊपर हमारा राइट किस रेशियो में था, 1:1 में। तो आज से पहले का हिसाब किताब तो 1:1 में ही होना चाहिए ना। फ्यूचर में जो भी कुछ होगा वो हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आज से पहले की जो भी हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो हमारी बुक्स के हिसाब से हमारी जो प्रॉपर्टी बनती है वो 1 लाख है, जबकि रियल में गोलू बोल रहा है चिंटू भाई तू भी जानता है रियल में ये वैल्यू 1 लाख रुपीज नहीं, इसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज। हाउ मच रुपीज, 2 लाख। जब इसकी रियल वैल्यू 2 लाख रुपए है तो मुझे तो बैठे बैठाए नुकसान हो जाएगा। तो इन एसेट्स का ये क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। इट मींस सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू ये लोग पता करेंगे। पता करने के बाद एक नई बैलेंस शीट फ्रेम करेंगे। नई बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हो सकता है इनको प्रॉफिट हो रहा हो, मतलब इनकी जो नई बैलेंस शीट है वो बढ़ के आए, बिजनेस की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा दिख रही है उसमें, तो सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि बुक वैल्यू तो 1 लाख रुपीज़ बता रही है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, बट रियल में इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कम भी हो सकती है, तो उस सारे सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये काम किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब बिजनेस ही बंद हो रहा हो
तो ये बिल्डिंग जो है ये 5 लाख की है या 6 लाख की, क्या करना है, बेचना है इसको। अब सीधा अब इसको क्या करना है, बेचना है, इसका रिवैल्यूएशन नहीं करना है, इसका रियलाइजेशन करना है। क्या करना है, इसका रिवैल्यूएशन नहीं करके इसका रियलाइजेशन करना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में जब फर्म बंद हो रही है ना, फर्म का मतलब क्या है, कंप्लीट बिजनेस। तो अगर आपका बिजनेस ही सेल आउट हो रहा है उस केस में हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन। डन। थर्ड जो यहाँ पे डिफरेंस आता है, कोर्ट्स इंटरवेंशन। कोर्ट का क्या कोई इन्वॉल्वमेंट होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? कोर्ट को क्या मतलब है यार, पहले तुम लोग 1:1 में बांट रहे थे, अब किस में कर लोगे, 2:1 में। तो कोर्ट डज नॉट इंटरवेंस बिकॉज पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप का जो भी डिसोल्यूशन होता है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है। चिंटू और गोलू दोनों एग्री हुए हैं ना, उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। किसी ने जबरदस्ती नहीं करवाया ये वाला काम। अच्छा, डिसोल्यूशन के केस में भी ऐसा नहीं है कि कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गई। 2 केस ऐसे हैं जहां पे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, पीछे हमने देखा था। अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल है या फिर इसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं बट कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपने कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, घोटाला कर दिया, तो उस केस में तो सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में जब बिजनेस बंद होने की बात है तो कोर्ट का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ए फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड बाय कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट के ऑर्डर से भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद की जा सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। इकोनॉमिक रिलेशनशिप कंटिन्यू बिटवीन पार्टनर। पहले भी चिंटू और गोलू के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप थे, दोनों साथ में बिजनेस कर रहे थे, धंधा बना रहे थे और जो भी कुछ प्रॉफिट आ रहा था उसको शेयर कर रहे थे, अब भी रहेंगे। हाँ, रेशियो चेंज हो गया है उस सिचुएशन में। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोई इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं है, दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, डाइवोर्स हो गया है दोनों के बीच में, गाना गाते घूम रहे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बुक्स की। अब हम बुक्स के ऊपर आते हैं। कंटिन्यू विद रिवैल्यूएशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जब आपका बिजनेस कंटिन्यू है, बिजनेस आपका चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या बुक्स हम बंद करेंगे? नहीं सर, बुक्स हम बंद नहीं करेंगे, हाँ उसका रिवैल्यूएशन कर लेंगे। बट डिसोल्यूशन के केस में हम क्या करेंगे? बुक्स बंद करनी पड़ेगी भाई साहब, हटानी पड़ेगी, बिल्कुल जीरो करनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो डिसोल्यूशन के बाद आपके पास कोई एसेट रह जानी है, ना कोई लायबिलिटी रह जानी है, तो बुक्स में रखो भी क्या? जीरो। ठीक है, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। डन। आ गई बात समझ में? तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको पूरे क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान से समझना है, कवर करना है। बात इतनी सी ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ही होता है। इस केस में बिजनेस जो है वो बंद होता है। अगर ये बात आपके दिमाग में फिट हो गई है तो ये सारे डिफरेंस कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, खुद से भी आप अपनी लैंग्वेज में भी फ्रेम करके आंसर जो है वहाँ पे दे सकते हो। तो अगर पूरा क्वेश्चन आ गया तो मान के चलिए 3 से 4 नंबर मिल गए, बोनस सा हो गया है। ठीक है, अदरवाइज 1 मार्क का क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलना ही मिलना है। क्या जरूरी है एग्जाम में हमसे यही पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन। किसके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है? रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन। तो रिवैल्यूएशन कब बनता है? रिवैल्यूएशन बनता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और रियलाइजेशन कब बनता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। एक अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, अभी हमने इसकी बात भी नहीं की है, बात स्टार्ट कर दी है, लेकिन रियलाइजेशन के बारे में हम कुछ खास जानते नहीं हैं, बस यहाँ से इसका इंट्रो हो जाता है। और इस चैप्टर का बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ऐसे मान लीजिए हीरो है रियलाइजेशन। क्या है? हीरो है, भगवान विष्णु है। ठीक है, गीता उपदेश में उन्होंने कहा था ना, सब कुछ मैं ही हूँ। ठीक है, पाप पुण्य धर्म अधर्म सब कुछ कौन है? भगवान। तो वहां पे डिसोल्यूशन के केस में रियलाइजेशन जो है ना, ये हीरो है, यही भगवान है, जो कुछ करना धरना है वो इसी के हाथ में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है ये, इसके बारे में अपन बात करेंगे पूरे चैप्टर में, लेकिन वो बात स्टार्ट होगी आपकी
नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लेक्चर में हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रो की बात कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन का इंट्रो भी हो जाएगा, साथ ही साथ रियलाइजेशन जो है बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट से अलग थलग कैसे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। देखने में एक जैसे लग रहे हैं रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, लेकिन एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं अपन। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, मीनिंग की। रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रिलेटेड विद द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है, एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करना। ठीक है, एक बिल्डिंग है आपकी बुक्स में जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है, रिवैल्यूएशन पे पता चला कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना मार्केट वैल्यू जो है वो 1 लाख नहीं 1,20,000 है। तो यहाँ पे 20,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी और ये हो जाएगा आपका 1,20,000। यहाँ 20,000 का सीधा सीधा क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा। रिवैल्यूएशन पे एसेट्स की अगर वैल्यू बढ़ती है फायदा, कम होती है नुकसान। लायबिलिटी की अगर वैल्यू बढ़ती है नुकसान, और कम होती है तो फायदा। तो ये फायदा नुकसान की बात करता है कौन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। किससे रिलेटेड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी से रिलेटेड। बात फायदे नुकसान की रियलाइजेशन अकाउंट भी करता है, बट इसका अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या कहेगा, सारी एसेट्स मुझे दे दो, सारी लायबिलिटीज मुझे दे दो। अब इन एसेट्स को मैं मार्केट में बेचूंगा, वहां से पैसा आएगा, इन लायबिलिटीज का मैं पेमेंट करूंगा। अब एसेट्स आपने मुझे दी 5 लाख रुपए की, लेकिन मैंने रियलाइज किया कितने का, 6 लाख रुपए का। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज का क्या है, सीधा सीधा प्रॉफिट बन रहा है। लायबिलिटीज आप कह रहे हैं मार्केट में पेमेंट करनी है 2 लाख, मैंने थोड़ा सा जुगाड़ बिठाया कि यार भाई इतने में काम चला ले, हो जाएगा, और मैंने 1,50,000 में उनको भेज दिया, ये पकड़ो 1,50,000 और निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे 50,000 का और प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना बना के दे दिया रियलाइजेशन ने आपको, 1.5 लाख रुपए का। तो रियलाइजेशन अकाउंट भी आपको प्रॉफिट या लॉस देगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये रिवैल्यूएशन नहीं करेगा, ये करेगा रियलाइजेशन। क्या करेगा, रियलाइजेशन। इट मीन्स ये एसेट्स को बेचेगा और लायबिलिटीज को पेमेंट करेगा, उस प्रोसीजर से आपको प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करके देगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव तो सर आपने मीनिंग के साथ साथ ही बता दिया, फिर भी पढ़ लेते हैं। रिवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव देखिए, मेन पर्पज इज टू रिकॉर्ड द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, मेन पर्पज जो है वो है कि फ्लक्चुएशन पता करना है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, और उस फ्लक्चुएशन की वजह से प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ हो रहा है। इट मीन्स रिवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू अगर बढ़ के आ रही है एसेट्स की तो फायदा है, और कम होके आ रही है तो नुकसान है। सेम लायबिलिटीज के साथ है, जब उनका रीअसेसमेंट कर रहे हैं, रियल में हम पता कर रहे हैं मार्केट में जाके कि एक्चुअल में हमें कितना पेमेंट करना है, सेम सिचुएशन। रियलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो मेन पर्पज इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर रियलाइजिंग द एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। यहाँ पे क्या होगा, एसेट्स को बेच के पैसा वसूल किया जाएगा, देन लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा। इस प्रोसीजर से जो भी कुछ प्रॉफिट या लॉस है वो पता करना। नीड, जरूरत क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी है। रिवैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ेगी, जब एडमिशन हो पार्टनर हो, 2 से 3 होने जा रहे हो, रिटायरमेंट 3 से 2 हो रहे हो, डेथ 3 से 2 हो रहे हो। लेकिन रिटायरमेंट एंड डेथ में डिफरेंस इतना सा है तो एक ही चीज। 31 मार्च को अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, जिंदा या मुर्दा, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ना है, जा रहा है ना अल्टीमेटली, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो वही होना चाहिए। लेकिन डेथ के केस में हम क्या मान के चलते हैं, डेथ के केस में हम ये मान के चलते हैं कि पार्टनर जो है ना वो 31 मार्च को नहीं जाएगा। भाई कोई रिटायर हो रहा है, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, यार भाई 31 मार्च आ जाने दे, पूरा सेटलमेंट हो जाने दे, प्रॉफिट सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाने दे, उसके बाद चला जाना। बट जो मर रहा हो, जिसकी डेथ हो रही हो, उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो क्या कि यार 31 मार्च को मत मर, 31 मार्च को ही मरना। वो कभी भी मर सकता है, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। मृत्यु पे किसी का बस नहीं चलता है, तो बस यही डिफरेंस है। तो वहाँ पे सिचुएशन क्या राइज हो जाती है, डेथ ऑफ पार्टनर में हमने देखा भी था, वहाँ पे ये हो जाता है कि उसका जो एग्जीक्यूटर होता है, वारिस आता है, वो क्या बोलता है कि 31 मार्च तक का तो हिसाब किताब हो चुका है, 31 मार्च टू अप टू डेट ऑफ डेथ,
ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन का सैलरी दो, कमीशन दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, शेयर इन प्रॉफिट दो, ये सारी बातें भी वो आपसे कर सकता है। इसीलिए डेथ ऑफ पार्टनर को अलग चैप्टर में हमने समझा था। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट इज नीडेड व्हेन डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। अच्छा, रियलाइजेशन की जरूरत कब पड़ेगी? सिर्फ एक ही सिचुएशन में, और वो क्या है? अगर धंधा ही बंद कर रहे हो ना, बिजनेस ही बंद करके जा रहे हो, ताले ही लगा के जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में तो रियलाइजेशन ही है आपका माए बाप। रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑल पार्टनर्स ओनली। भाई बैलेंस शीट किसकी? पार्टनर्स की। उस बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो किसकी? पार्टनर्स की। ठीक है, तो उनका रिवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, वो किसका होना है? पार्टनर्स का ही होना है। यहां पे मैं बात करूं अगर रियलाइजेशन अकाउंट की, तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स। यहां पे भी पार्टनर्स के बीच में ही जाता है, यहाँ पुराने पार्टनर्स के बीच में जाता है, जो पुराने पार्टनर्स थे। यहाँ पे जो भी पार्टनर है डिसोल्यूशन के टाइम पे, कि देखो आपकी एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज हैं, इनका हमने रियलाइजेशन किया, ठीक है, और लायबिलिटीज का हमने क्या किया? पेमेंट किया। करने के बाद हमें जो भी कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये पकड़िए, ठीक है, ये आपका हुआ। फाइनली फिर हम क्या करेंगे? सारे पेमेंट हो चुके हैं, पार्टनर्स को बोलेंगे अब पैसा पड़ा है फर्म के पास, ठीक है, इस पैसे से आपकी फाइनल कैपिटल का भी हम पेमेंट कर देते हैं, टाटा बाय बाय। तो यहाँ ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है ना, जो बातों बातों में मीनिंग के साथ साथ हमने डिस्कस कर लिया कि रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली काम कैसे करेगा, कैसे रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट डालेगा। हो सकता है कोई पार्टनर कोई एसेट्स डिसोल्यूशन के टाइम पे उसको पसंद आ जाए और वो बोले यार ये फर्नीचर तो ना मेरे घर लेके जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। या फिर हो सकता है कोई लायबिलिटी पार्टनर ले ले, ठीक है, एक पार्टनर है, उसकी वाइफ ने लोन दे रखा था आपकी फर्म को, तो आपके बीच में से जो पार्टनर जिसकी वाइफ है वो बोल रहा है कि मेरी वाइफ का लोन जो है ना उसका सेटलमेंट मैं कर दूंगा, लोन का अमाउंट जो भी है वो मेरी कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो ऐसा हो सकता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जिसको हम क्या काम देते हैं कि भाई ये जो भी एसेट्स है ना ये मार्केट में बेच और लायबिलिटीज का पेमेंट कर। छोटी फर्म है तो हम खुद ही कर लेंगे, बट अगर कंपलसरी डिसोल्यूशन है बाय कोर्ट, तो उस केस में कोर्ट क्या बोलेगा? आपको तो कुछ ही नहीं करना है, ठीक है, आपको जो करना था वो कर दिया, तभी तो हमें आना पड़ा यहाँ पे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे और उस लिक्विडेटर का काम होगा सारी एसेट्स को बेचना और लायबिलिटीज का पेमेंट करना। दैट्स इट। ये है इस चैप्टर का कंक्लूजन। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी? अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग लेके मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। हाँ, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारी ऐप है ईजिली, EAZILY आपको टाइप करना है। कहाँ पे टाइप करना है भाई? प्ले स्टोर पे टाइप करना है। यूट्यूब से ऐप डाउनलोड नहीं होती है, ठीक है। तो यूट्यूब पे जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये सारे लेक्चर आपको यहाँ पे ऐप में मिलेंगे। ऐप में एडिशनल क्या मिलेगा? ऐप में एडिशनल मिलेगा आपको रेगुलर DPP, ठीक है, और एनोटेशन के साथ ये PPT। तो मिलते हैं अगली क्लास में। फ़ायदा अगर आपको समझ में आ गया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं आया है तो यूट्यूब पे कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।